तारीख 3 दिसंबर साल 1971 रात का समय था। जैसलमेर के लोंगेवाला में भारतीय फौज अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी पेट्रोलिंग कर रहे फौजियों को सीमा पर कुछ हलचल सुनाई देती है। सैनिक इसकी रिपोर्टिंग तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को करते हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी समझ जाते हैं कि पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला पोस्ट पर हमले की फिराक में है। वैसे तो भारतीय सेना उस समय पाकिस्तान के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पर मेजर चांदपुरी के सामने अब तक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय लोंगेवाला पोस्ट पर महज 120 भारतीय सैनिक थे और उस तरफ से यानी पाकिस्तान से लगभग 3000 सैनिक उन पर हमला करने वाले थे। उस समय के हालात देखकर मेजर चाहते थे कि उन्हें थोड़े और सैनिक और हथियार मिल जाए ताकि वह पाकिस्तान सेना को धूल चटा सके। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने हेडक्वार्टर से संपर्क किया और कुछ हथियारों की खेप और सैनिकों को बुलाया। लेकिन हेडक्वार्टर से मेजर चांदपुरी को जवाब मिलता है कि अभी वह किसी भी तरह की मदद भेजने में असमर्थ है और अगर हो सके तो वह सुबह तक अपने सीमित हथियारों और सैनिकों के साथ पाकिस्तानी फौज का सामना करे और एक बार सुबह होने के बाद इंडियन एयरफोर्स उनकी मदद के लिए आ जाएगी और अगर सुबह तक वे पाकिस्तानी फौज का सामना न कर पाए तो पीछे हट जाए। अब मेजर चांदपुरी के सामने दो रास्ते थे। पहला तो यह था कि वे पीछे हट जाए और दूसरा था कि वे पाकिस्तान को उसकी इस गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दे। मेजर चांदपुरी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को नेस्तनाबूद करने की ठान ली। उस समय पाकिस्तान सेना की कमान थी ब्रिगेडियर तारिक मीर के पास और तारिक मीर भारत पर हमला करने को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित था कि उसने कहा, इंशाल्लाह हम नाश्ता लोंगेवाला में करेंगे और दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। यानी उसकी नजर में सारा खेल एक ही दिन में खत्म हो जाना था और उसका ये मानना काफी हद तक सही भी था, क्योंकि उस समय लोंगेवाला की स्थिति कुछ इस तरह की थी कि सामने की तरफ जहां पाकिस्तानी सेना में टैंकों के साथ लगभग 3000 सैनिक थे, वहीं भारतीय फौज के पास महज 120 सैनिक थे और उन्हें पाकिस्तानी सेना को अपने इतने कम सैनिकों के साथ सुबह तक रोक कर रखना था। अब मेजर चांदपुरी एक प्लान बनाते हैं और वह पाकिस्तानी सेना के सामने अपनी 3 माइंस और कुछ माइंस की तरह दिखने वाले टिफिन बिछा देते हैं। अब जैसे ही पाकिस्तानी सेना के टैंक उन माइंस के कारण उड़ते हैं तो पाकिस्तानी फौज को लगता है कि भारतीय सेना ने और भी कई सारी माइंस बिछा रखी है और वह अपने इंजीनियर को बुलाते हैं और उन माइंस को डीएक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। इंजीनियर अपना काम करने लगते हैं और उन्हें सभी माइंस को निकालने में तकरीबन 6 घंटे लगते हैं और बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि वे माइंस नहीं बल्कि नॉर्मल टिफिन थी जो बस डराने के लिए वहां पर लगाए गए थे। लेकिन तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। अब पाकिस्तानी फौज के पास मैच कुछ ही घंटे बचे थे, लेकिन उनके लिए ये कुछ घंटे भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि सामने सिर्फ 120 सैनिक थे और पाकिस्तानी सेना में 3000 सैनिक थे। ब्रिगेडियर तारिक मीर अपनी सेना को सीधे हमले का आदेश देता है और पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपनी कुछ तेज तर्रार योजनाओं के दम पर पाकिस्तानी सेना को यह एहसास दिला देते हैं कि लोंगेवाला में 120 से ज्यादा भारतीय सैनिक है। इससे यहाँ पर पाकिस्तानी सेना का मनोबल थोड़ा टूटता है और भारतीय सेना इसका लाभ उठाती है। इसके बाद भारतीय सैनिक किसी तरह पाकिस्तानी सेना को सुबह तक वहां पर रोकने में कामयाब हो जाते हैं और बस फिर क्या था, सुबह को वहां पर इंडियन एयरफोर्स आ जाती है और पाकिस्तानी सेना को दम दबाकर भागना पड़ता है। लोंगेवाला की इस लड़ाई में आप मेजर चांदपुरी की बहादुरी का अंदाजा भी इस बात से ही लगा सकते हैं कि यहाँ पर महज 2 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को हरा दिया। बेशक लोंगेवाला की ये लड़ाई तो हमारे वीर सैनिकों ने जीत ली, पर जैसलमेर की सीमा पर हुई ये लड़ाई तो भारत पाकिस्तान के बीच चल रही असली लड़ाई का महज एक छोटा सा हिस्सा थी। अगर आपको नहीं पता है कि उस समय क्या हुआ तो चलिए हम आपको बताते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की कहानी। मार्च 1971 में पाकिस्तान में चुनाव होते हैं। वैसे तो ये चुनाव पाकिस्तान के आम चुनाव थे, लेकिन इस चुनाव के नतीजे पाकिस्तानी सेना को हजम नहीं होते क्योंकि इस चुनाव के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी मिली मुजीब उर रहमान को। पाकिस्तानी सेना को यह कतई मंजूर नहीं था कि मुजीब उर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दरअसल उस समय पाकिस्तान की जो भी मेन गवर्नमेंट थी वह सारी की सारी पश्चिमी पाकिस्तान में चलती थी। पूर्वी पाकिस्तान को उस समय मुख्य धारा में नहीं माना जाता था,
क्योंकि वहां पर बांग्ला बोली जाती थी और बांग्ला लोगों को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता था। मुजीब उर रहमान के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद सेना उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाती है और इसके बाद उसी महीने यानी मार्च 1971 को मुजीब उर रहमान ये घोषणा कर देते हैं कि अब पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बनेगा। रहमान की इस घोषणा के बाद पाकिस्तानी सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और बांग्लादेशियों पर जुर्म करने लगती है। पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में लगभग 30 लाख लोगों को मरवाया और तकरीबन 4 लाख बांग्लादेशी महिलाओं का बलात्कार किया। इतने भयानक नरसंहार के बाद बांग्लादेश में बांग्लादेशी स्वतंत्रता के लिए एक अलग गुट बन जाता है जिसका नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी। वैसे तो मुक्ति वाहिनी लगातार बांग्लादेश में रहकर अपना काम कर रही थी, लेकिन यह इतना मजबूत संगठन नहीं था कि यह बांग्लादेश को अपने दम पर आजाद करवा सके। बांग्लादेश जब अपनी आजादी का संघर्ष कर रहा था तब उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बांग्लादेश में यह नरसंहार रुक जाए। इसके लिए उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ को कहा कि वो तुरंत भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश जाए और वहां पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़े। जनरल मानेकशॉ इंदिरा गांधी की यह बात सुनकर उन्हें समझाते हैं कि इस समय पूर्वी हिस्से में बारिश का मौसम होता है, वहां पर दलदली क्षेत्र बनता है और अगर इस समय भारतीय सेना बांग्लादेश जाती है तो वहां पर नहीं लड़ पाएगी और दूसरी तरफ भारत के पश्चिमी हिस्से और चीन को लगने वाली सीमा पर सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। इसलिए भारत को नवंबर तक इंतजार करना चाहिए। भारतीय सेना ने यह तय किया कि वह चीन को लगने वाली सीमा और पश्चिमी सीमा पर डिफेंसिव मोड में रहेगी और बांग्लादेश पर अटैकिंग मोड में रहेगी। लेकिन भारत के सामने यहाँ पर एक समस्या और भी थी। अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करता तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के खिलाफ हो जाए, क्योंकि उस समय इस बात की काफी संभावना थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश को पाकिस्तान का आंतरिक मामला माना जा सकता है और इसलिए भारत को कोई अधिकार नहीं था कि वह पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करे। भारत को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत पश्चिमी सीमा पर डिफेंसिव मोड में है तो उसने भारत पर हमला करने का मन बना लिया और जैसे ही पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो भारत को मौका मिल जाता है कि वह अब पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई लड़ सके। पाकिस्तान भारत के लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करता है और हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान किस तरह लोंगेवाला पर भी मुंह की खाकर जाता है। अब भारत बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के साथ जुड़कर बांग्लादेश के अंदर ही पाकिस्तान पर हमले तेज कर देता है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना और थल सेना पाकिस्तानी सेना को अंदर से मार रही थी, वही दूसरी तरफ भारतीय जल सेना यानी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को बांग्लादेश से जोड़ने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। उस समय इंडियन नेवी के पास INS विक्रांत था जो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक था और INS विक्रांत ही वह साधन था जिसके कारण पाकिस्तान बांग्लादेश तक नहीं पहुंच पा रहा था और बांग्लादेश में मौजूद उसके सैनिक लगातार कमजोर हो रहे थे। अब पाकिस्तान चारों तरफ से फंस चुका था। पाकिस्तान INS विक्रांत को तबाह करने के लिए अपनी एक सबसे एडवांस पनडुब्बी PNS गाजी भेजता है। PNS गाजी अमेरिका की कुछ सबसे एडवांस पनडुब्बियों में से एक थी और उसने ये पनडुब्बी पाकिस्तान को दे रखी थी, लेकिन इंडियन नेवी पाकिस्तान की इस योजना को असफल कर देती है और अमेरिका की इस पनडुब्बी को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। अब इतने सब हमलों के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह यह था कि वह अमेरिका से मदद मांगे। पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांगता और अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अमेरिका UN में यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाता है, लेकिन रूस वीटो ले लेता है और अमेरिका की यह योजना फेल कर देता है। इसके बाद अमेरिका भारत पर सीधा हमला करने का मन बना लेता है और अमेरिकन नौसेना के 7वें बेड़े को भारत पर हमला करने के लिए भेज देता है। अमेरिका के इस हमले में ब्रिटेन की नेवी भी शामिल हो जाती है और वह अपने ईगल को अमेरिका के 7वें बेड़े के साथ कर लेते हैं। अब भारत अमेरिका को इस युद्ध से दूर करने के लिए रूस से मदद मांगता है। रूस भी एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाता है और भारत की मदद के लिए हिंद महासागर में अपनी नौसेना की सबसे एडवांस सबमरीन के साथ 40वें जंगी बेड़े को भेज देता है और साथ ही साथ यमन में अपनी नौसेना को भी भारत का साथ देने के लिए आदेश दे देता है। जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश पर हमला कर रहा था और भारत की रक्षा के लिए अब भारत और अमेरिका के बीच रूस खड़ा था, लेकिन भारत को एक डर ये भी था कि अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चला तो अमेरिका इससे अपनी इज्जत पर ले लेगा और इससे भारत की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अमेरिका के इस दबाव से निपटने के लिए और युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए भारतीय सेना अपने हमलों को तेज कर देती है और बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी जनरल खान नियाजी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देती है।
जनरल खान नियाजी के साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भी आत्मसमर्पण कर देते हैं और इसी के साथ 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ ये युद्ध 13 दिन लंबा युद्ध 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो जाता है। इस युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये घोषणा कर देती है कि बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत पाकिस्तान का युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसने दुनिया को बहुत कुछ दिखा दिया। इस समय तक तो जो दुनिया भारत को एक गरीब राष्ट्र समझ रही थी, उसको भारत की असली ताकत का अंदाजा हो चुका था। इस युद्ध के बाद अमेरिका भारत के नजदीक आता गया और पाकिस्तान से दूर होता गया, और साथ ही इस युद्ध में भारत को रूस के रूप में अपना एक सच्चा दोस्त भी मिल गया। इस युद्ध ने भारत की छवि को पूरी दुनिया में बदल कर रख दिया। वीडियो के अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि भारत उसमें भी एक महाशक्ति था और आज भी एक महाशक्ति है। अगर आपको ये वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।